नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तराखंड में अब तक 48 मरीजों में कोरोना संक्रमण है। प्रदेश में 22 मामले एक्टिव केसेस की श्रेणी में हैं, तो वहीं 26 लोग इलाज के बाद में ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आंकड़ों को लेकर आपको बता दें, हालांकि यहां आंकड़ा कंट्रोल में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में आज 161 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में अब तक 48 मरीजों में। तो आपको बड़ा अपडेट दे दें कि 183 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि 183 लोगों का टेस्ट हुआ था और इन सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। तो उत्तराखंड में आज इन सभी 183 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है और अभी तक 48 मरीजों में कोरोना का संक्रमण है, जो कहीं ना कहीं एक राहत भरा आंकड़ा भी है कि हाँ, बहुत ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है उत्तराखंड वासियों के लिए भी और देश के लिए भी कि उत्तराखंड में 183 लोगों की जांच हुई, जिसमें 183 नेगेटिव पाए गए हैं। तो प्रदेश में 22 मामले हैं जो अभी एक्टिव केसेस की श्रेणी में हैं। ये भी आपको अपडेट दे दें, 26 लोग इलाज के बाद में कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, हम आपको लगातार आंकड़ों को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि एक अच्छी खबर आई है, जहां 183 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए भी और देश के लिए भी। तो वहीं देहरादून से एक खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 बड़े फैसलों की घोषणा की है। आपको बता दें, 9 पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में पहले की तरह अब इलाज किया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना के मरीज नहीं है, वो सामान्य मरीजों का इलाज पहले की तरह कर पाएंगे। प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों में ही कोविड-19 का इलाज होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से होगा रेबार 3 कार्यक्रम का आयोजन। अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले प्रवासी उत्तराखंड वासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से सीएम खुद संवाद करेंगे। बीच सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। एक तो उत्तराखंड के जो हमारे 9 पहाड़ी जनपद हैं, जिनमें कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं मिला, वो अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे, उनका इलाज अब इन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे तमाम वो लोग जो अभी तक थोड़ा उनको परेशानी हुई, वो परेशानी भी उनकी दूर होगी। और जिस तरह से सीजन आ रहा है, डायरिया की समस्या होती है, डेंगू की भी ये सीजन है, तो उनसे भी हम लोग इस अस्पतालों के माध्यम से हम वो स्वास्थ्य सेवाएं हम ले सकेंगे। एक तो सरकार ने निर्णय लिया, कोविड अस्पताल के रूप में मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, ये अब इनमें ही अब कोविड का इलाज होगा। बाकी पूर्व की भांति लोगों का इलाज करेंगे। दूसरी बात कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोज़गार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं हमारी, उनकी आर्थिकी हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दृष्टि से एक समिति श्री सुबोध उनियाल जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं
और उसमें सदस्य के रूप में श्री धन सिंह रावत जी और श्रीमती रेखा आर्या, ये उसमें सदस्य के रूप में होंगे। तीसरी बात, हमने ये निर्णय लिया है कि शीघ्र ही मैं स्वयं तमाम अपने प्रदेश के जो प्रवासी लोग हैं, जो विविध क्षेत्र में जिनका अपना स्थान है, उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी रविवार 3 ये कार्यक्रम हम एक बार फिर उन लोगों से परामर्श करेंगे। चौथी चीज़, जो हमारे विविध वर्ग हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी क्षेत्र है, ऐसे जो एमएसएमई क्षेत्र है, उद्योग है, ऐसे सभी वर्गों से मैं सीधा उनसे संवाद करूंगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था हमारी कैसे शीघ्र दुरुस्त हो सकती है, उसके बारे में हम तमाम जो क्षेत्र हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, ऐसे सभी लोगों से हम बातचीत करके और इसका समाधान उस पर हम लोग विमर्श करेंगे। इस बीच तो 9 पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में एक बार फिर से पहले की तरह इलाज हो पाएगा। प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों में ही कोविड-19 का इलाज किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बड़े फैसले किए हैं। 9 पहाड़ी जिलों के अस्पतालों को पूरी तरीके से पहले की तरह संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकीय मेडिकल देहरादून में वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बहुत कम समय में इस लैब की शुरुआत की गई है, इससे अब हमारी टेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लैब में तैनात अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, एनएचएम उत्तराखंड के निदेशक युगल किशोर पंत मौजूद थे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनको याद किया गया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके मंत्री और विधायकों ने नमन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी की मना रहे हैं। कल उनका शताब्दी जन्म समारोह जो था उसका समापन हुआ और आज 101 वर्ष कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। 1989 17 मार्च को जब उनका देहावसान हुआ, तब से लेकर के अब तक बहुगुणा जी हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन जो उनका बताया हुआ रास्ता था, जो उनके बताए हुए आदर्श थे, जो उनका स्थापित किया हुआ राजनीति का सिद्धांत था, उसको हम आज भी उसको मार्गदर्शक के रूप में उसका फॉलो करते हैं। और बहुगुणा जी का जो व्यक्तित्व था, मैं समझता हूँ कि उस समय उस काल में वो प्रधानमंत्री बनने योग्य सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। ये देश का भी दुर्भाग्य रहा और हेमवती नंदन बहुगुणा जी का भी दुर्भाग्य रहा कि वो देश के प्रधान सेवक नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उनके अंदर जो क्षमताएं थी, उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनकी जो सोच थी, उनकी जो विद्वता थी, मैंने तो आज तक अपने जीवन में 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में उनके जैसा नेता देखा ही नहीं। हर बात में उनसे पेट्रोल के बारे में बात कर लो, उनसे धन के बारे में बात कर लो, उनसे किसानी के बारे में बात कर लो, उनसे कोई विषय ऐसा नहीं था जिस विषय में बहुगुणा जी का विस्तृत ज्ञान नहीं था।
एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पहाड़ के एक छोटे से परिवार में पैदा हुए और गढ़वाल से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके, देहरादून से माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उसके बाद वो इलाहाबाद गए और छात्र जीवन में स्वतंत्रता संग्राम में चले गए। मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुखीमठ से गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें, मां गंगा की डोली आज विश्राम के लिए भैरव मंदिर में रुकेगी और फिर 26 अप्रैल को सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां पर गंगा पूजन, गंगा सहस्त्रनामम और पाठ और विशेष पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:35 पर सादगीपूर्ण ढंग से गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते इस बार मां गंगा की डोली उप जिलाधिकारी भटवाड़ी देवेंद्र सिंह नेगी की मौजूदगी में सिर्फ तीर्थ पुरोहितों द्वारा ही रवाना कर दी गई। मां गंगा की डोली अभी यहाँ से मुखवा से प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास आज भैरव घाटी में होगा और कल सुबह वहाँ से सुबह चल के हम लोग 10 बजे तक गंगोत्री पहुँच जाएंगे और फिर वैदिक रीति रिवाज के साथ वेद मंत्रों के साथ माँ भगवती की पूजा अर्चना होगी और 12:35 पर माँ गंगा के कपाट खुल जाएंगे। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी लोगों ने मास्क पहने हैं, सभी लोगों ने जो अपनी व्यवस्था की है और बहुत कम लोग, यहाँ तक कि आज भी हम जब लोग गए तो 21 की परमिशन के साथ साथ भी हम लोग 4 लोग 4 के करीब 2 के करीब गए अलग अलग से। बहुत ज़्यादा हमने ध्यान रखा और सारे देशवासियों से मेरा निवेदन, अपने घरों में रहे, अपना ध्यान रखें और गंगा मैया को वहीं से याद करें। निश्चित तौर पे आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ जय गंगा मैया की, अक्षय तृतीया। तो वहीं चमोली जिले में लॉकडाउन का पुलिस के द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। यहां पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चमोली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिया जोशी ने अपनी कविता के माध्यम से अपने साथियों का हौसला अफजाई की है, जिसमें इस समय अपनी ड्यूटी को भली भांति निभा सके और देश हित में अपना योगदान दे सके। आपको बता दें, सोनिया जोशी ने पहले भी अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। तो वहीं मसूरी में कैंपटी पुलिस के नशे के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा 728 ग्राम अफीम के साथ में 4 नशे के सौदागरों को उत्तरकाशी रोड खेराड़ के निकट चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आपको ये भी बता दें कि मसूरी कैंपटी पुलिस इंचार्ज ने बताया कि 4 लोग उत्तरकाशी से विकासनगर रोड से हरियाणा की ओर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर 4 तस्करों को अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में तस्कर देहरादून विकासनगर से उत्तरकाशी रोड पर कैसे पहुंचे, इसकी भी जांच की जा रही है। लोग हैं, 4 लोग गिरफ्तार किए हैं नीलबाग क्षेत्र से। ये लोग हरियाणा से आए थे। ये जो है चारों के चारों जो है लोग जो है शाम को 6:30 बजे हमारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। नीलबाग से इनके पास जो है 728 ग्राम अफीम बरामद की गई। कहाँ लेके जा रहे थे मैम? ये लोग हरियाणा ही लेके जा रहे थे वापस। तो इनके ऊपर कौन सी धारा मुकदमा दर्ज किया गया? इनके ऊपर जो है हमारा 8/18 NDPS एक्ट, 188 IPC और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। जो लोग हैं, हमने जो 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। नगर निगम कोटद्वार के द्वारा 40 वार्डों का कूड़ा घनी आबादी के बीच में डाला जा रहा है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। कहने को नगर निगम ने घनी आबादी में लकड़ी पड़ाव और रतनपुर के बीच में ट्रेनिंग ग्राउंड बना रखा है, जिसमें पूरा नगर निगम क्षेत्र का कूड़ा डाला जाता है। ट्रेजिंग ग्राउंड में कूड़े का अंबार लगा है, जिसकी वजह से अब नगर निगम के द्वारा कूड़े को ट्रेजिंग ग्राउंड से बाहर डाला जा रहा है। कूड़े की दुर्गंध से आसपास रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार है। साथ ही कूड़े की वजह से स्थानीय लोगों में कोरोना संक्रमण की दहशत बनी है। गाड़ी आती है, जो हवा चलती है, घरों में ठंडी हवा लगे, जो हमारी चम्मच है पूरे खिड़की दरवाजे पर चलने पड़ते। बिजली कभी भी कोई बात ला सफाई कर्मचारी हाथ लगा दे रहा है, कोई बात ला तो सारा धुआं मचान मार रहा है।
साफ सफाई की जहाँ तक बात हो रही है, साफ सफाई की लोग अपने घरों में तो कर रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम द्वारा जो यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है, इससे बहुत सारी बीमारी हो रही। कभी आग लगा देते, कभी मरे हुए जानवर फेंक देते हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही, नई नई बीमारियाँ हो रही, और इतना ढेर लगा हुआ है कि कोई अंबार लगा है पूरा। इससे बहुत लोगों को दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी। नज़दीक के लोगों का सोना दुसवार, इधर उधर जाना मुश्किल। देखिए, जो टंचिंग ग्राउंड वर्तमान में कोटद्वार का है, ये नवीन टंचिंग ग्राउंड को खोजने की कवायद जारी है। 2 स्पॉट इसमें चिन्हित किए गए हैं और जिन 2 स्थलों को भी चिन्हित किया गया उसका विधिवत प्रस्ताव वो शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा गया है। जैसे लैंड ट्रांसफ़र का उसमें मेन इशू है, लैंड ट्रांसफ़र जैसे हो जाएगा तो हमारा टंचिंग ग्राउंड जो है यहाँ से उसको एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में उसको डेवलप किया जाना। फिलहाल जो वहाँ पे कूड़ा इत्यादि नगर का जाता है उसके लिए लगातार नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उस पर जो उनका जो केमिकल मिक्सचर होता है जिससे कि दुर्गंध ना फैले और ये चीज़ें बीमारी की स्थिति उत्पन्न ना हो, वो लगातार वहाँ पे छिड़काव करें। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।